जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जितना ड्रामा हुआ, उसके पहले कभी वैसा ड्रामा राज्य की सियासत में नहीं देखा गया। जिस दिन से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अक्टूबर 2019 में, यह ड्रामा उसी दिन से शुरू हो गया। पहले शिवसेना और बीजेपी में अलगाव हुआ। इन दोनों ही पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए बांटे जाने के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां अलग हो गई। फिर शिवसेना ने सभी को उस वक्त चकित कर दिया जब उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसी दो पार्टियों के साथ जो कि कई दशकों से शिवसेना की दुश्मन रही हैं, शिवसेना इनके खिलाफ सियासत करते आई है, शिवसेना इनको सीडो सेकुलर पार्टियां बोलते आई है, और ये दोनों पार्टियां शिवसेना को एक सांप्रदायिक ताकत बताते आई थी। लेकिन इन तीनों के बीच गठजोड़ हो जाता है, एक नया गठबंधन बनता है जिसका नाम दिया जाता है महाविकास आघाड़ी। लेकिन इससे पहले कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री शपथ लेता, उद्धव ठाकरे का नाम तय हुआ था। उसकी अगले सुबह ही, जिस शाम नाम तय होता है उद्धव ठाकरे का, उसकी अगले सुबह ही अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर शपथ ले लेते हैं, अपनी पार्टी से बगावत कर देते हैं। एनसीपी से फडणवीस बन जाते हैं मुख्यमंत्री और अजीत पवार बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री। हालांकि वो बगावत 3 दिनों से ज्यादा टिकती नहीं, क्योंकि शरद पवार चेतावनी देते हैं अजीत पवार के साथ जाने वाले विधायकों को कि वापस लौटाओ, नहीं तो दल बदल कानून के तहत तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 10-12 विधायक गए होते हैं वो वापस लौटाते हैं, और फिर आंकड़ों की कमी की वजह से फडणवीस सरकार गिर जाती है। लेकिन ड्रामा जारी रहता है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक के बाद एक कई समस्याएं आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कोविड महामारी की, जब देश भर में लॉकडाउन लगा होता है और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाना पड़ता है। उसी दौरान पालघर साधु हत्याकांड हो जाता है, जिसको लेकर बीजेपी ठाकरे सरकार का घेराव करती है। फिर आपको याद होगा कि एंटीलिया कांड हो जाता है, जिसमें कि सचिन वाजे नाम का एक पुलिस अधिकारी कथित तौर पर अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रख देता है। अब ये सचिन वाजे जो है वो शिवसेना में रह चुका था। बताते हैं कि उद्धव ठाकरे की मेहरबानी से ही सस्पेंडेड चल रहा था, वापस पुलिस में आ गया। उस कांड में उद्धव ठाकरे फंस जाते हैं। फिर उसके अगले साल यानी कि साल 2022 में तो एक बड़ा झटका लगता है उद्धव ठाकरे को। उनकी पार्टी में ही बगावत हो जाती है और एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं और बागी धड़े के साथ बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। ठाकरे की कुर्सी चली जाती है, मुख्यमंत्री पद उनसे छिन जाता है, और फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है। तो ये ड्रामे की अगली कड़ी होती है, सबसे बड़ी कड़ी होती है। इसके आगे एक और झटका लगता है उद्धव ठाकरे को, जब चुनाव आयोग बागी धड़े को ही असली शिवसेना मान लेता है। एकनाथ शिंदे को मान्यता मिल जाती है असली शिवसेना के होने की, और साथ में जो पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है धनुष बाण, वो भी दे दिया जाता है। अब अगले साल आइए, यानी कि 2022 के बाद, जून 2022 के बाद अब आ जाइए जुलाई 2023 में, 13 महीने बाद फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट होता है। इस बार बगावत होती है एनसीपी में। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हैं और बागी धड़े को लेकर निकल लेते हैं, और जो राज्य की शिवसेना बीजेपी की सरकार होती है उसमें शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस मामले में भी जिस तरह से बागी धड़े को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया, उसी तरह से बागी धड़े को चुनाव आयोग असली एनसीपी मान लेता है, असली एनसीपी की मान्यता दे देता है। यानी कि जिन शरद पवार ने एनसीपी बनाई वो असली एनसीपी नहीं है। असली एनसीपी अजीत पवार की है, नाम भी मिल जाता है और घड़ी का चुनाव चिन्ह भी। अब शरद पवार को अपनी पार्टी के लिए कोई और नाम ढूंढना पड़ा है और चुनाव चिन्ह भी दूसरा ढूंढ रहे हैं। तो ये ड्रामे की अगली सबसे बड़ी कड़ी थी। अब उसी कड़ी में और बड़ा ड्रामा हो रहा है कांग्रेस में। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अब से महीने भर पहले तक जब महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो रहा था,
तो कांग्रेस के नेताओं ने बड़े ही जोश में दावा किया था एनसीपी और शिवसेना के सामने, ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के सामने, कि आप लोगों की पार्टी तो दो फाड़ हो गई, आप लोगों की पार्टी में तो बगावत हो गई, लेकिन ये कांग्रेस ही है जिसने कि अपना कुनबा इकट्ठा रखा। हमारे यहां पर कोई बगावत नहीं हुई, हमारे सारे नेता हमारे प्रति वफादार रहे। लेकिन ये कांग्रेस का सिर्फ एक भ्रम साबित हुआ। पिछले महीने ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, पूर्व सांसद और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा पार्टी को छोड़कर चले गए और विरोधी खेमे में जाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी की सदस्यता ले ली। बड़ा झटका था ये। उसके बाद अभी 4 दिनों पहले ही मुंबई में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से, बाबा सिद्दीकी, उन्होंने भी नमस्ते कर दिया कांग्रेस को और वो चले गए अजीत पवार वाली एनसीपी में। और सबसे बड़ा झटका लगा जब अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के दिवंगत दिग्गज नेता शंकरराव चौहान के बेटे, वो शंकरराव चौहान जो कि कई दशकों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, केंद्र में गृह मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के एक स्तंभ माने जाते थे, उनके बेटे ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। यहां पर मुझे केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट जिक्र करना जरूरी लगता है, जो यहां पर प्रासंगिक है। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी अपनी जो न्याय यात्रा पर निकले हैं, जब तक उनकी ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी तब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता उनके स्वागत के लिए बचेगा ही नहीं। भले ही वो एक तरह का कटाक्ष कर रहे हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे उनकी बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि अशोक चौहान सिर्फ एक शुरुआत है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मराठवाड़ा और विदर्भ से करीब 14 एमएलए और एमएलसी आने वाले वक्त में, हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों में या हफ्ते भर में, कांग्रेस छोड़ देंगे और विरोधी पार्टियों में, विशेषकर बीजेपी में चले जाएंगे। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, उनके बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो भी, जो विधानसभा के 2 सत्र हो जाएंगे तो उसके बाद बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बाद वो भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, विधायक पद से भी। संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं, बताया जाता है, सीटों के बंटवारे की वजह से। नॉर्थ वेस्ट सीट से उनको चुनाव लड़ना है मुंबई की, लेकिन ये सीट बंटवारे के मुताबिक हो सकता है कि ठाकरे सेना के पास चली जाएगी। तो संजय निरुपम भी कोई कदम उठा सकते हैं, उनकी तरफ से भी कोई खबर आए तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा। तो यह हालत हो गई है कांग्रेस की। और मैं आपको बता दूं कि बीते दशक भर में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती गई है। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। वो कांग्रेस जिसने की महाराष्ट्र में शासन किया कई सालों तक, नंबर 1 की पार्टी रही, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई 41 सीटों के साथ, 42 सीटों के साथ, 41 सीट के साथ एनसीपी चौथे नंबर पर थी। उसके बाद 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो एनसीपी, जो कि कांग्रेस से ही निकलकर पैदा हुई, एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई 54 सीटों के साथ, और कांग्रेस 44 सीटों पर चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और लोकसभा में तो हालत और भी खराब रही कांग्रेस की, शर्मनाक। 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, उससे ज्यादा सीटें, 5 सीटें तो एनसीपी ने जीत ली, और वो एक सीट भी कांग्रेस के पास टिक ना पाई। उस सीट के जो सांसद थे उस वक्त से हार गए। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है, अगर ऐसा कहें तो गलत ना होगा। तब राज्य की सियासत में जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।